एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ सर ज़ुहैब इकबाल। और आज पाकिस्तान स्टडीज के इस क्लास के अंदर हम हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान के कुछ पेपर पैटर्न, टेक्निक्स और मार्किंग स्कीम के क्राइटेरिया की अंडरस्टैंडिंग बनाने जा रहे हैं। बेटा, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का जो पेपर है, इसके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं। दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए हमारे पास कंपलसरी सेक्शन है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ सोर्स बेस्ड सवाल आ रहे होते हैं। सेक्शन बी हमारे पास जो है वो ऑप्शनल सेक्शन है, यानी कि उसके अंदर चॉइस होती है, और उसके अंदर जो है वो हमारे पास 4, 7, 14 मार्क के सवाल आ रहे होते हैं। तो बेसिकली आज मेरा जो मकसद है वो एक तो ये आप लोगों को सिखा दूं कि किस तरीके से इंश्योर करते हैं सोर्स ए वाले क्वेश्चन में फुल मार्क्स। जैसे कि पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें किस तरीके से आप लोगों ने पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, कैसे इजीली आप लोगों ने ये 8 मार्क्स इंश्योर करने। एक तो ये मेरा पर्पस है आज की क्लास का। दूसरा हमारा पर्पस है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्क स्कीम डेवलप करना। मार्किंग स्कीम के अंदर किस तरीके से कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कौन से सवाल में लिखने हैं, ये सारी चीजों को समझना है हमें आज की क्लास के अंदर। तो आज हम लोग वर्किंग करेंगे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, यानी कि इंश्योरिंग 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स इन द सोर्स ए क्वेश्चन इन द इजीएस्ट वे। याद रखिए, तरीकेकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग को इंश्योर करना है इजीएस्ट वे, यानी कि आसान तरीन तरीका हम लोगों ने ढूंढना है। दूसरा, सोर्स बी के जो सवाल हैं उनको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक किस तरीके से करना है, हम लोगों को ये सीखना है। ठीक है, कुछ बच्चों को मैं पहले भी इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए मैं अभी बता रहा हूं दोबारा से कि जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके लिए मैंने एक बाकायदा बुक बनाई हुई है, जो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा मैं अभी ड्राइव पे, वैसे भी मिल जाएगी। और जो मुझसे ऑन साइट क्लासेस ले रहे होते हैं, फिजिकल क्लासेस ले रहे होते हैं, उनको ये प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। हाँ, अगर ऑनलाइन के बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि उनको भी ये फिजिकल फॉर्म में मिल जाए, तो वो मुझसे डिस्कस कर लेना, या आप लोगों को डिलीवर भी करवाई जा सकती है। ठीक है जी। तो भाई, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, वो किस तरीके से करने होते हैं, अभी हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करने जा रहे हैं। भाई, सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। किसकी बात करते हैं? पार्ट ए की बात करते हैं। देखिए, जो पार्ट ए का क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है? वो एक टेक्स्ट पैराग्राफ की फॉर्म में आ रहा होता है। कैसे आ रहा होता है भाई? टेक्स्ट पैराग्राफ की फॉर्म में आ रहा होता है, और टेक्स्ट पैराग्राफ का आंसर उसी पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना होता है। यानी कि ये बहुत ही इजी सवाल है, इसका आंसर आपको सवाल के अंदर ही मिल रहा होता है। ठीक है, तो पहले इसको इंश्योर करते हैं कि हम लोग का जो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का जो आंसर है उसमें हम लोग फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हो, उसमें कहीं हमारे मार्क्स लूज ना हो जाए। तो देखिए, आप लोग अक्सर मार्किंग स्कीम के ऊपर देखेंगे तो ऐसे लफ्ज आपको नजर आ रहे होंगे, AO1, AO2, AO3। तो भाई, ये क्या होता है? ये AO1, O2, ये क्या होता है? अगर मेरे पास कोई मार्किंग स्कीम हो तो मैं आपको डिस्प्ले भी करता हूं बेटा। कहीं पे अगर ये लफ्ज नजर आ रहे हो तो हम लोग देखेंगे कि भाई, जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है टारगेट क्या है? AO4, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 4। ठीक है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? टारगेट क्या है? असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 और 4। तो भाई, हम लोगों को देखना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट होता है, वो आपके आंसर को एग्जामिनर किस तरीके से असेस करता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आंसर जिसके बेसिस पे असेस किया जा रहा होता है, तो हम देख रहे हो। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, इसमें कौन सा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर टेस्ट हो रहा है? इसमें असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 4 टेस्ट होता है। ये मार्किंग स्कीम से दिखा दिया, और फिर मैं अपनी बुक से भी आपको दिखा रहा हूं यही सेंटेंस। जो चीजें मार्किंग स्कीम है ना, वही चीजें मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, लेकिन मार्किंग स्कीम आप लोग को इतनी इजीली समझ नहीं आ सकती, तभी मैंने उसको एक्सप्लेन्ड वे में बता दिया है। ठीक है जी। तो वहां पे बस क्या लिखा हुआ है? टारगेट AO4,
और यहां पे हमने पूरा सेंटेंस में बता दिया दैट पार्ट ए इज अ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन विच टारगेट्स द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 4। अब सर ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है क्या? भाई चारों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स यानी कि AO1, AO2, AO3, AO4 चारों में आपको बता देता हूं कि ये होते क्या है एक्चुअली। ठीक है जी, जरा मुझे अपना एक डॉक्यूमेंट शेयर करने दो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव जो हैं ये होते क्या हैं एक्चुअली। देखो भाई, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है जिसको मैं कहता हूं नॉलेज। क्या कहता हूं? नॉलेज। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या है? नॉलेज है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 2 क्या है? अंडरस्टैंडिंग है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 3 क्या है? एनालिसिस है। और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 4 क्या है? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब, इवैल्यूएशन इज द एबिलिटी टू कंक्लूड द आंसर, टू कंक्लूड समथिंग। ठीक है, यानी कि इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? कुछ कंक्लूड करना। मतलब एक सोर्स था, एक टेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ था, उसमें हमें नहीं पता था कि कौन सी बात आंसर में लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी। हम अपने ओपिनियन के मुताबिक कंक्लूड कर रहे हैं कि ये वाले पॉइंट्स लिखने चाहिए और ये वाले पॉइंट्स नहीं लिखने चाहिए। दिस इज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 4 विच इज बीइंग टेस्ट इन दिस सोर्स। ठीक है जी, इन दिस पार्ट। तो सोर्स ए का फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आ गया हमारे पास। सवाल किस तरीके से आया? सोर्स ए का सवाल आया, ये पास्ट पेपर में से है। ठीक है ना, ये किस में से है? ये पास्ट पेपर क्वेश्चन में से है। सवाल क्या आया? वो कह रहे हैं कि जिन्ना की एक स्पीच थी जो जिन्ना ने दी अपने टाइम पे, उसको फारूक अहमद डार ने पब्लिश किया 2015 के अंदर, किसी मैगजीन के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर इसको पब्लिश किया। This was about the Lahore resolution and all the struggles of the Pakistan movement। तो उसके बारे में जिन्ना ने कुछ जिक्र किया था, और इसमें लाइन 1 में लिखा हुआ है that the Muslim League made an enormous progress। मुस्लिम लीग ने क्या किया? एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस की। ठीक है जी, एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस की। अब वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स ए व्हाट एग्जांपल्स ऑफ इनॉर्मस प्रोग्रेस हैड द मुस्लिम लीग मेड। तो देखो, इसमें काम के भी पॉइंट्स होंगे, इसमें फारिग पॉइंट्स भी होंगे, लेकिन हमें कंक्लूड करना है कि कौन से पॉइंट्स हमारे काम के हैं, हम वो लिखेंगे और बाकियों को हम साइड पे कर देंगे। ठीक है जी, तो भाई यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं इस पैराग्राफ को। अब आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग मेरे साथ मार्क करेंगे कि कौन से पॉइंट्स लिखूं या कौन से पॉइंट्स ना लिखूं। In 1940, Mr. Jinnah announced that the Muslim League made enormous progress। चलो, ये तो हमारे पास सवाल का ही पार्ट है। He believed that it had become a strong institution। Can you say that being a strong institution is an example of enormous progress? क्या बेटा इन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बन जाना एक प्रोग्रेस की मिसाल है कि नहीं है? आप लोग मुझे बताएं, ये एग्जाम्पल है कि नहीं? ये लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, लिख सकते हैं। खतीजा साहिबा कह रही है सर ये लिख सकते हैं, तो यहां पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया। एंड द लीग इज हैविंग लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस। मुस्लिम लीग का अब एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस डेवलप हो रहा है कम्युनिटी के ऊपर। ये एक पॉइंट हो सकता है, ये भी वैलिड पॉइंट है। ही सेड दैट द लीग हैड अ ग्रेट सक्सेस। Communication with the British at the beginning of war proved that they were taking Muslim League seriously। अब क्या है, ब्रिटिश भी मुस्लिम लीग को सीरियसली लेने लग गए थे। तो बताओ ये प्रोग्रेस है कि नहीं है? कि पहले जो एक छोटी सी पार्टी थी जिसके ऊपर ब्रिटिश हुकूमत करते थे और उसकी कोई बात नहीं सुनते थे, अब आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग को सीरियसली लिया जा रहा है। तो देखो, यहां पे हमें 3 एग्जाम्पल्स तो अभी मिल गए। देयर माइट बी अदर एग्जाम्पल्स एज वेल, देयर माइट बी मोर एग्जाम्पल्स, बट हमें यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स मिल चुकी हैं। और बेटा क्योंकि ये 3 मार्क का सवाल है, तो हमें कितने पॉइंट्स लिखने थे? हमें 3 डिफरेंट पॉइंट्स लिखने थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 डिफरेंट पॉइंट्स हासिल कर लिए। बट यहां पर इतना इजी सवाल होने के बावजूद सम स्टूडेंट्स टेंड टू लूज देयर मार्क्स। वो अपने मार्क्स को लूज कर जाते हैं। क्यों लूज कर जाते हैं? व्हाई? बिकॉज बेटा वो इसको ना स्ट्रक्चर सही से नहीं करते।
अपने आंसर को स्ट्रक्चर सही से नहीं करते, यानी कि वो कॉमा कॉमा डाल के, वो एंड लिख के, वो एक ही जुमले में तीनों पॉइंट्स लिख देते हैं और काम चोरी करते हैं। नहीं, जब एग्जामिनर मार्क्स में दिल छोटा नहीं कर रहा तो आप राइटिंग में दिल छोटा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप यूं नहीं बता सकते कॉमा कॉमा डाल के इट हैड बिकम स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट एंड लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस एंड वाज टेकिंग मुस्लिम लीग सीरियसली। नहीं, आप लोग इसको 3 डिफरेंट सेंटेंसेस में लिखेंगे। One of the examples of enormous progress is that it had become a strong institution. Another example of the enormous progress is that it was having a long-term influence. And the third example of Muslim League being making an enormous progress is that the British were taking Muslim League seriously now. So this is how you're going to write the answer. I hope that's clear. सोर्स ए का सवाल आप लोगों को समझ आ चुका है। आई होप दैट्स क्लियर। यहां तक बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए किस तरीके से सोर्स बी ए वाला सवाल जो करना है, सोर्स बेस्ड सवाल जो करना है 3 मार्क्स का, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग बात करने जा रहे हैं अब एक सोर्स बी वाले सवाल की। ठीक है जी, यहां पर हमारे पास एक सवाल आ चुका है रिलेटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड सवाल आ चुका है। चलो, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से रिलेटेड सवाल किए हैं, तो भाई हम लोग अभी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से रिलेटेड या मुगल से रिलेटेड ही कोई पास्ट पेपर का सवाल कर लेते हैं ताकि वो टॉपिक से भी कनेक्टेड रहे हम लोग। ठीक है जी बेटा, ये एक पेंटर की पेंटिंग है अबाउट Mughal emperor feast celebrating a Persian New Year. पर्शिया का जो न्यू ईयर था उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहां पर एक पेंटर ने पेंटिंग बनाई। अब सवाल क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया, ये 5 मार्क का सवाल होता है। पार्ट बी जो है वो 5 मार्क का सवाल है। वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू सोर्स बी व्हाट डू यू थिंक ऑफ मुगल एम्परर्स क्लोजनेस टू रिलीजन। मुगल एम्परर की क्लोजनेस टू रिलीजन क्या नजर आ रही है आपको इस सवाल के अंदर? याद रखिएगा, ये जो सोर्स बी वाले सवाल है ये हमारे 2 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट कर रहे हैं। कौन से? असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1 को टेस्ट करें यानी नॉलेज को टेस्ट करें, और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 4 यानी कि इवैल्यूएशन को टेस्ट करें। अब ये जो सर जुहेब ने बनाया है तो ये अपनी तरफ से नहीं बनाया, हम इसको कंपेयर करेंगे मार्किंग स्कीम से। देखो, आई ऑलवेज से यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर बट डू नॉट ट्रस्ट देम ब्लाइंडली। ठीक है, टीचर्स सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, टीचर्स बहुत अच्छा आपको पढ़ाना चाहते हैं और सब अपना बेस्ट डिलीवर कर रहे होते हैं, बट यू कांट ट्रस्ट देम ब्लाइंडली बिकॉज दैट्स द मैटर ऑफ योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके ग्रेड का सवाल है, आपकी स्कॉलरशिप, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशंस का सवाल है, तो आप किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपने क्या करना है? मार्किंग स्कीम से कंपैरिजन करना है कि भाई सर जुहेब इकबाल ने कहा था कि 2 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, तो क्या वो ऐसा है भी कि नहीं? बिल्कुल, देखिए मार्किंग स्कीम के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। हाँ जी, यहां पर टेस्ट है 2 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स का, यानी नॉलेज एंड इवैल्यूएशन का। ठीक है जी, नॉलेज एंड इवैल्यूएशन का यहां पर टेस्ट हो रहा है। अब भाई वो नॉलेज और इवैल्यूएशन के अंदर वो क्या क्या चीजें चेक कर रहा है, जरा मार्किंग स्कीम के अंदर ही देखते हैं। वो ये पार्ट सोर्स ए का पार्ट बी की बात करें ना, ये मार्क स्कीम कंटिन्यू हो रही है। तो देखो, आपको यहाँ पे 3 लफ्ज नजर आ रहे होंगे। कितने लफ्ज नजर आ रहे होंगे? आपको 3 लफ्ज नजर आ रहे होंगे। एक कि भाई यहां पे सरफेस नॉलेज वाला लफ्ज नजर आ रहा होगा। बी, यहां पर आपको वैलिड इन्फ्रेंस का लफ्ज नजर आ रहा है, और सी, आपको कॉन्टेक्चुअल नॉलेज का नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये 3 लफ्ज नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सरफेस नॉलेज, वैलिड इन्फ्रेंस एंड कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। हाँ भाई, ये बात क्लियर है। ये 3 चीजें आप इनको स्टडी करने जा रहे हैं। सरफेस नॉलेज होता क्या है, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होता क्या है, और वैलिड इन्फ्रेंस होता क्या है। बेसिकली देखो, सरफेस फीचर या सरफेस नॉलेज is assessment objective number 1, that is knowledge part, and contextual knowledge is also
असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1 दैट इज नॉलेज पार्ट, ठीक है। जबकि वैलिड इन्फ्रेंस क्या है, दैट इज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 4 दैट इज इवैल्यूएशन, यानी कि अपना कोई ओपिनियन देना, कुछ कंक्लूड करना, कुछ अपनी तरफ से बात करना, ठीक है जी। तो ये है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 4। अब जरा इनको डिटेल में समझते हैं और फिर साथ साथ ये हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से रिलेटेड जो सवाल आया हुआ है हम इसकी बात कर रहे होंगे, ठीक है जी। देखें भाई, सरफेस नॉलेज क्या है या वैलिड इन्फ्रेंस क्या है, यहां पर मैंने एक एक जुमलों में एक्सप्लेन कर दिया। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज से स्टार्ट करें। किससे स्टार्ट करें बेटा? कॉन्टेक्चुअल नॉलेज से स्टार्ट करें। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट गिव्स अ बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ। ये क्या दे रहे हैं भाई? बैकग्राउंड बता रहे हैं फोटोग्राफ का। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज में आप क्या कर रहे हो? बैकग्राउंड बता रहे हो फोटोग्राफ का, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे भाई मैं आपके पास आता हूं और मैं कहता हूं कि यार पानी इतना था, मुझे तो ऐसा लगा मैं अभी डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो आप सोचोगे यार कहां कहां था पानी भाई? कौन सा पानी? सर अपने घर में नहा रहे थे और पानी भर गया, या सर के घर में सैलाब आ गया था, या सर कहीं पंजाब से आ रहे हैं जिधर बारिश हो रही थी, क्या सीन है? तो आपको बात का बैकग्राउंड बताना पड़ता है कि हाँ यार वो असल में मैं अपने टैंक मेरा टूट गया था तो फिर ऐसा ऐसा हुआ तो आपको फिर समझ, हाँ हाँ अब समझ आया कि क्या बात हो रही है। तो बेसिकली जो भी तस्वीर है आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ता है। लेट सपोज मुगल्स के बारे में तस्वीर है तो आपको थोड़ा सा मुगल्स का बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। आप इस तरीके से नहीं कि आप कुछ भी बस डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर दो। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1 यानी कि नॉलेज पार्ट से स्टार्ट करना है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बैकग्राउंड बताना है उसका, ठीक है जी। फिर क्या करना है? फिर आपने सरफेस नॉलेज शो करना है। सरफेस नॉलेज मतलब सरफेस नॉलेज क्या होता है भाई? सरफेस नॉलेज लेट सपोज भाई यहां पर एक सरफेस है, ठीक है। आप देख रहे हैं इस सरफेस के ऊपर जो है वो एक फोन रखा हुआ है, ठीक है जी। क्या रखा हुआ है? एक फोन रखा हुआ है। आपने जस्ट इसको हाईलाइट करके कहा कि भाई आई कैन सी ऑन द सरफेस दैट देयर इज एन आईफोन रेस्टिंग ओवर देयर, ठीक है। आई कैन सी एन आईफोन ऑन द सरफेस। तो आपने क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ जो चीज वाजे तौर पे सरफेस पे ही नजर आ रही थी आपने जस्ट उसको डिस्क्राइब कर दिया। दिस गिव्स यू द मार्क्स ऑफ सरफेस नॉलेज। मीनिंग जब आप बताओगे व्हाट यू कैन सी इन द फोटोग्राफ, जस्ट उसको डिस्क्राइब कर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे सरफेस नॉलेज के, ठीक है। और व्हाट इज वैलिड इन्फ्रेंस, कि अब जो देखा है उससे आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, क्या आइडिया कर पा रहे हो, आपका अपना क्या ओपिनियन है, वो आपको मार्क्स देगा वैलिड इन्फ्रेंस के। फॉर एग्जाम्पल अब एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर आप कंक्लूड करोगे खुद से, ठीक है जी। मुझे आप लोग की सपोर्ट चाहिए क्लास के अंदर। बेटा सवाल है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मुगल एम्परर्स क्लोजनेस टू रिलीजन। इस तस्वीर को देखते हुए आप मुझे बताओ कि क्या मुगल एम्पायर मजहब से करीब नजर आ रहे हैं या मजहब से दूर नजर आ रहे हैं? हाँ जी, क्या मुगल्स मजहब से करीब नजर आ रहे हैं या दूर? नियर और फार? नियर और फार? दूर नजर आ रहा है, ठीक है जी। मुगल सीम्स टू बी फार फ्रॉम द रिलीजन बट दैट्स योर ओपिनियन। ये क्या हो गया बेटा? असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 4 दैट इज योर ओपिनियन, यानी कि दैट इज इन्फ्रेंस। ये क्या है बेटा? इन्फ्रेंस। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट यू सॉ, आपने ऐसा क्या देखा जिससे आपने कंक्लूड कर लिया कि मुगल्स मजहब से दूर है? जल्दी से बताओ भाई, आपने ऐसा क्या देखा जिससे आपको लगा कि वो मजहब से दूर है? भाई यहां पे एक बच्ची कह रही है कि सर मुझे यहाँ पे एक तो सिंगिंग, फिर इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नजर आ रहे हैं विच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, फिर मुझे डांसिंग, और डांसिंग भी गर्ल्स की डांसिंग नजर आ रही है। तो मुझे इससे ये समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे मुगल्स मजहब से थोड़े से दूर है।
तो बेटा मैंने यहाँ पे सी में क्या लिखा, आई कैन सी क्या, डांसिंग ओवर देयर, आई कैन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ओवर देयर। तो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ये जो हैं वो दूर है मजहब से। ठीक है जी, दे आर फार फ्रॉम रिलीजन। ठीक है जी। अच्छा, तो बेटा ये देखें कि जब आपने ये बताया ना आई कैन सी दिस, तो इससे आपको मार्क्स मिले सरफेस फीचर या सरफेस नॉलेज के। ठीक है जी, आपको किससे मार्क, किस चीज के मार्क मिला, सरफेस नॉलेज का, कि चीज सामने ही थी बस आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया। और जब आपने उस पर अपना ओपिनियन दिया, आपने उस पर कुछ कंक्लूड करके अपना ओपिनियन दिया, दैट वाज योर वैलिड इन्फ्रेंस। ठीक है जी, ये क्या था फिर, वैलिड इन्फ्रेंस था। ठीक है। अब लेट सपोज आप मुगल्स के बारे में पढ़ के गए थे, आपने मुगल्स के बारे में जनरल एक स्टेटमेंट से स्टार्ट कर दिया, तो वो आपको मार्क्स दे देगा कौन से, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज के। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो ये वो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे कॉन्टेक्चुअल नॉलेज के। अब एक बात सुनो, एक पॉइंट हमने यहां पर लिख दिया है ये वाला, आई कैन सी डांसिंग, म्यूजिक वगैरह वगैरह। So I can infer that they were not close to religion, they were far away from the religious teachings of Islam. एक पॉइंट हो गया। हमें ऐसे एक आंसर के अंदर कितने मार्क्स, अभी समझाऊंगा मार्क्स डिवाइडेड कैसे है, अभी समझाऊंगा बेटा। ठीक है, अभी सब समझाऊंगा, मार्किंग क्राइटेरिया भी दिखाऊंगा बेटा। अब मुझे ऐसे मैं कह रहा हूं कि कम से कम 2 पॉइंट्स बताने। कितने पॉइंट्स बताने हैं, 2 पॉइंट्स बताने हैं। तो जरा एक पॉइंट तो हो गया, अब मुझे उसके अलावा कोई पॉइंट बताओ कि व्हाट एल्स कैन यू सी विच डिस्क्राइब्स देयर क्लोजनेस टू रिलीजन। व्हाट एल्स कैन यू सी which will help you to conclude that they were far away from the religion? वेस्टेज ऑफ फूड तो नहीं नजर आ रहा बेटा, दस्तरखान पे रखा हुआ है, हो सकता है खा ले। देखो 3-4 बंदे बैठे हुए हैं, अगर 2-3 खाने रखे हुए तो आई डोंट थिंक ये वेस्टेज ऑफ फूड है। उसके अलावा, उसके अलावा बताओ, एक सेकंड रुकना। अच्छा जी, अब बेटा इसके अलावा बताएं मुझे, आप और क्या पॉइंट नजर आ रहा है। बेटा मुझे ना, जो मेरी एक पर्सपेक्टिव है, मेरी एक थिंकिंग है, अगर मैं अपना पॉइंट शेयर करना चाहूं, कि देखो कितने सारे लोग सर्व कर रहे हैं इनको, यानी कि एक एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल नजर आ रहा है। मतलब हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ फूड, we can't say that that's a wastage of food, but that certainly represents extravagance. फजूल खर्ची नजर आ रही है, कितने सारे नौकर रखे हुए हैं, तो ये लेविश लाइफस्टाइल है, विच इज नॉट एग्जैक्टली द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, क्या आप लोगों के पैसे से अपना जरा रूल बनाओ, अपनी अय्याशी करो, ये इस्लामिक टीचिंग्स नहीं है। तो ये आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, मुझसे बच्चे ने पूछा था कि सर मार्क्स कैसे डिवाइडेड होते हैं, मार्क्स किस तरीके से मिल रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें लेवल मार्किंग देखने पड़ेगी। ठीक है जी, लेवल 3 पे आपको 4 to 5 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है जी, अगर एक बच्चे ने एक पॉइंट सरफेस नॉलेज के साथ वैलिड इन्फ्रेंस लिखते हुए, सपोर्ट करते हुए वैलिड इन्फ्रेंस से लिख दिया फ्रॉम दी सोर्स, तो उसको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, 4 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है जी, उसको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, 4 मार्क्स मिल सकते हैं। यानी कि बेटा वन डेवलप पॉइंट, यानी कि आपने कहा आई कैन सी दिस एंड आई कैन इन्फर फ्रॉम दिस, तो आपको कितने मार्क्स मिल गए, आपको 4 मार्क्स मिल गए। कह रहा है कि एडिशनल इन्फ्रेंस सपोर्टेड बाय सरफेस नॉलेज, यानी कि दूसरा पॉइंट लिखा आपने, तो बेटा आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, 5 मार्क्स, बशर्त ये कि आपने कॉन्टेक्चुअल नॉलेज भी शो किया हो। यानी कि आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, फिर आपने 2 पॉइंट्स बता दिए जिसमें आई कैन सी भी है एंड आई कैन इन्फर फ्रॉम दिस भी है, यानी आपने बताया, तस्वीर को भी डिस्क्राइब किया, फिर उस पर अपना ओपिनियन भी दिया, तो आपको किसके मार्क्स मिल जाएंगे, आपको पूरे 5 out of 5 मार्क्स मिल सकते हैं। ये बात क्लियर है बेटा कि किस तरीके से। अब देखो बेटा, इसको समझाने के लिए मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया है लाइंस में। इसको कैसे किया, मैंने इसको लाइंस में डिवाइड कर दिया। जैसे कि मैंने एक लाइन दे दी कॉन्टेक्चुअल नॉलेज की, एक लाइन दे दी सरफेस नॉलेज की, फिर उसमें मैंने बता भी दिया कि सरफेस नॉलेज वाला पॉइंट कैसे लिखना है, कि आई कैन सी, इस तरीके से बताना है।
और फिर बेटा मैंने इसमें वैलिड इन्फ्रेंस की भी बात कर दी कि फिर अपना ओपिनियन देना है कि व्हाट यू कैन थिंक या व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम लुकिंग एट द सोर्स पे इस तरीके से अपने बताना है। और एक पॉइंट कंप्लीट करने के बाद आपने दूसरा पॉइंट सेम पैटर्न पे रिपीट करना है, यानी कि फिर किसी और चीज के बारे में बताओ, व्हाट यू कैन सी एंड व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम लुकिंग एट द सोर्स, तो आपके पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि आसान लफ्जों में अगर हम लोग कह दें 1 मार्क फॉर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, 2 मार्क फॉर सरफेस नॉलेज, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं तो 2 मार्क्स हैं, ठीक है, और 2 मार्क फॉर वैलिड इन्फ्रेंस बेटा। तो बेटा जब आपने कॉन्टेक्चुअल नॉलेज बताया 1 मार्क मिला, फिर सरफेस नॉलेज का 1 पॉइंट बताया 1 और मार्क मिला, फिर उसको अपना ओपिनियन शेयर किया, तीसरा मार्क मिल गया, फिर आपने दूसरे पॉइंट का सरफेस नॉलेज दिया, आपको 1 और मार्क मिल गया, फिर आपने दूसरे मार्क का वैलिड इन्फ्रेंस दिया, आपको मार्क्स मिल गया। यस जेबा शाहिद, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज इज बेसिकली द बैकग्राउंड। जो मुगल्स हैं उनके बारे में कुछ बैकग्राउंड बता दिया, या इस फीस्ट के बारे में अगर आप कुछ पढ़ के गए हो तो आपने बैकग्राउंड बता दिया, तो इस तरीके से आपको बैकग्राउंड के मार्क्स मिल जाते हैं। बेटा अब मैं चाहता हूं कि क्योंकि हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं, तो यहां पर हम एक सोर्स बेस्ड सवाल भी प्रैक्टिस कर लें, which is source A question related to the decline of Mughal Empire, the reasons of the decline of Mughal Empire, और ये सवाल है औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज के बारे में। ठीक है जी, औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज के बारे में ये सवाल है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे एक टेक्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, और टेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हुए वो पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू सोर्स ए विच पॉलिसीज डू सम हिस्टोरियंस क्लेम contributed to the increasing instability of the Mughal rule by the end of Aurangzeb's death। कि औरंगजेब की डेथ जब 1707 में हुई तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी जो हिस्टोरियन समझते हैं कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द इंस्टेबिलिटी या टुवर्ड्स द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। बट यहां पर आपने अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं लिखना, आपने सोर्स को देखते हुए आंसर लिखना है। ठीक है जी, तो मैं 2 मिनट आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों ने इसमें से पॉइंट्स को ढूंढ के मुझे आंसर करना है, सब अपना अपना आंसर सबमिट करवाएंगे। ठीक है जी, 2 मिनट के अंदर बेटा आप लोगों ने इसके कुछ पॉइंट्स जो आपके ख्याल में वर द रीजंस फॉर द इनस्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर, औरंगजेब की कुछ ऐसी पॉलिसीज जो इसमें मेंशन्ड है, आप लोग मुझे बताएंगे क्या पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। यू कैन जस्ट गिव योर आंसर्स इन द चैट। ठीक है भाई, आप लोगों की तरफ से जो आंसर्स आए वो बिल्कुल ठीक पॉइंट्स थे, तो आप लोगों को समझ आ गया कि सोर्स ए वाला सवाल किस तरीके से करना है। जैसे कि आपने लिखा, one of the reasons was that he introduced restrictions on personal behaviors, for example he banned outdoor singing and dancing। इसने नाच गाने पे पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से जो नॉन मुस्लिम से पर्टिकुलरली वो ज्यादा नाखुश थे, एक रीजन ये हो गया। उसके अलावा मुसलमानों के लिए भी there was a declaration on the length of beard, he used to determine the length of beard which was very personal thing। ठीक है, तो ये एक और रीजन हो गया। थर्ड रीजन हम ये कह सकते हैं that he also increased taxes for to pay for the expensive wars and large amount of money was used to pay his luxurious buildings। For example, कौन सी बिल्डिंग बनाई थी औरंगजेब ने? अपने लिए पर्सनली एक बिल्डिंग बनाई थी लोगों का लाखों रुपए लगा के, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास से बढ़ाया भी था। कौन सी बिल्डिंग्स बनाई थी इसने जिसका जिक्र हम यहां पे कर रहे हैं? मॉस्क बनाई थी। कौन सी मॉस्क? पर्ल मॉस्क बनाई थी। कहां पे बनाई थी? दिल्ली में बनाई थी। पर्ल मॉस्क कहां पे बनाई थी? दिल्ली में बनाई थी। ठीक है जी, तो यहां पे हमारे पास हो गया बेटा एक सवाल, और अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पे दूंगा। दैट विल बी योर फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, कि आप लोगों ने ये जो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज वाला सवाल है जिसमें मुगल रूल्स के बारे में दिखाया जा रहा है, आप इस तस्वीर को गौर से देख सकते हैं। ठीक है, और फिर आप लोग इसका उस फॉर्मेट पे आंसर लिखेंगे जो मैंने आप लोग को समझाया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सोर्स ए और सोर्स बी वाले सवाल किस तरीके से करने होते हैं अलोंग विद द पास्ट पेपर्स आप लोग को समझ आ गए। कोई चीज है जो कि अनक्लियर हो तो मुझे बताएगा बेटा, कोई ऐसी चीज जो अनक्लियर हो तो मुझे बताएगा। देखिए, ये सवाल मैंने अभी आप लोग को होमवर्क के तौर पे दिया है। सवाल क्या आया हुआ है बेटा? व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम सोर्स बी अबाउट मुगल रूल इन इंडिया? हम मुगल रूल के बारे में क्या समझ सकते हैं बाय लुकिंग एट दिस सोर्स? सबसे पहले आपने बताना है कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड। ठीक है ना,
यहाँ पे आपने तस्वीर को देखा तो आपको क्या नजर आ रहा है? ठीक है, आपको मुगल रूल नजर आ रहे हैं, बहुत सारे पावरफुल लोग नजर आ रहे हैं, पीपल आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ देम, देयर इज अ ह्यूज मॉस्क बिहाइंड। तो आप ये बता सकते हैं कि भाई मुगल रूलर्स वर वेरी पावरफुल रूलर्स इन इंडिया। ठीक है, मुगल रूलर्स जो हैं वो बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे इंडिया के, हु रूल्ड ओवर 3 सेंचुरीज। ठीक है ना, 3 सेंचुरीज तक जिन्होंने हुकूमत की इंडिया के ऊपर। ये जनरल बैकग्राउंड हो गया, ये कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज हो गया। अब आप इसमें देख रहे हैं कि भाई आपको क्या नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको सरफेस नॉलेज बताना है, व्हाट यू कैन सी। तो यू कैन सी पीपल दैट आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ द मुगल्स। ठीक है जी, आपको नजर आ रहा है। तो इससे आपको क्या आइडिया हो रहा है, व्हाट यू कैन कंक्लूड अबाउट द मुगल रूल, कि मुगल्स कैसे अच्छी हुकूमत कर रहे हैं, बुरी हुकूमत कर रहे हैं, लोग खुश हैं ना खुश हैं। तो ये आपका अपना ओपिनियन है, व्हाट यू थिंक, दैट इज व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम लुकिंग एट दिस सोर्स। क्योंकि ये आपका होमवर्क है तो मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूं, वरना आप लोग वही वही लिख देंगे, बट इस पे फिर अपना ओपिनियन लिखना। फिर यू कैन सी अनदर थिंग, आपको यहाँ पे बहुत सारे मर्द नजर आ रहे हैं, फोर्सेस नजर आ रही हैं, हॉर्सेस नजर आ रहे हैं, आपको एलिफेंट्स नजर आ रहे हैं। मुगल रूलर जब आ रहे हैं तो उसके आगे पीछे लोग हैं। तो इससे आपको क्या नजर आ रहा है? ठीक है, आप कहेंगे भाई आई कैन सी, सरफेस नॉलेज पे आप लिखेंगे आई कैन सी अ लॉट ऑफ मैन या एलिफेंट्स या अ लॉट ऑफ गार्ड्स ऑफ मुगल एम्परर। तो ये दिस इज व्हाट यू कैन सी इन द फोटोग्राफ। अब फिर आप उस पर अपना ओपिनियन देंगे, व्हाट यू कैन इन्फर अबाउट मुगल रूल। मुगल का रूल कैसा था भाई, स्ट्रांग था, अच्छा था, बुरा था, दैट इज योर ओपिनियन। तो बेटा वो वैलिड इन्फ्रेंस है। इस तरीके से आपने इसका आंसर लिख के दिखाना है। अभी ये जो रिकॉर्डिंग है मैं इसको सेव भी कर दूंगा और डाउनलोड आप लोग को ड्राइव पे अपलोड भी कर दूंगा, आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर किसी का कुछ चीज मिस हुई है तो वो वहां से रिवाइज भी कर सकता है। ठीक है ना। उसके बाद मैं ये जो डॉक्यूमेंट आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बेटा ये मैं फाइल भी अपलोड कर दूंगा अभी ड्राइव पे, ताकि आप लोगों को सारी पूरी फाइल मिल जाए। और अगर आप लोग फिजिकल मुझसे पढ़ रहे हैं तो वो तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगी, और जो ऑनलाइन पढ़ रहा है बेटा वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, ये चीजें हम उसको घर पे डिलीवर करवा देंगे ताकि वो उस पर आराम से कर सके। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी पूरी तैयारी हो रही होगी। पाकिस्तान स्टडीज की क्लास को बेटा यहाँ पे एंड करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई हैं। और अगर कोई नहीं भी समझ आई तो कोई बात नहीं, पहली क्लास है, पास्ट पेपर्स का सेशन है, गलत करेंगे फिर सही करेंगे फिर इंप्रूव करेंगे। दैट्स अ ग्रेजुअल प्रोग्रेस, दैट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये चीजें चलती रहेंगी बेटा, थोड़ा थोड़ा करके हम इंप्रूव करेंगे। अपने आप को बर्डन नहीं करना, अपने माइंड को बर्डन नहीं करना, कुछ गलत होता है आई एम जस्ट वन मैसेज अवे। बेटा आप लोग अपनी पर्सनल ड्राइव्स मेंटेन कर रहे होंगे जिसपे आप लोग अपने असाइनमेंट्स डाल रहे होंगे, और वहां से मैं असाइनमेंट्स को चेक कर रहा ये उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो मुझसे टोटली ऑनलाइन पढ़। आई होप थिंग्स आर क्लियर। आज के लिए इजाजत चाहता हूं पाकिस्तान स्टडीज की क्लास के लिए। खुदा हाफिज।